नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं सुपर 6। आज पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच डील हुई तो हॉर्मुज खुलेगा, और हॉर्मुज खुलेगा तो तेल की कीमतों में लगी आग शांत हो जाएगी। लेकिन क्या यह सब कुछ बहुत आसान है? क्या वाकई आज अमेरिका और ईरान पीस डील पर सिग्नेचर कर देंगे? और क्या इतनी आसानी से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की जिद छोड़ देगा? क्योंकि अमेरिका कह रहा है नेगोशिएशन होगा, तो नेगोशिएशन सिर्फ इस शर्त पर होगा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे। मान लीजिए कि ट्रंप और मुस्तफा वाकई एग्रीमेंट साइन करने पर राजी हो भी जाते हैं, तो फिर क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपने मकसद को भूल जाएंगे? दरअसल इस डील के बीच कई अड़ंगे हैं। ट्रंप भले ही कितने भी तिकड़म लगा ले, लेकिन ईरान का रुख एकदम क्लियर है कि आज यानी कि रविवार को तो यह समझौता होने से रहा। तो क्या यह समझौते की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप का महज एक दिखावा है, एक ट्रंप कार्ड चलने की कोशिश उन्होंने की? दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की बात हो रही, लेकिन नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के लड़ाके अभी भी आमने सामने, लगातार एक दूसरे पर बारूद झोंक रहे हैं। ट्रंप की लगातार फटकार के बावजूद नेतन्याहू अपनी लेबनान वाली जिद छोड़ने को तैयार नहीं, और ईरान लेबनान को साइड करके यह डील कर लेगा, यह भी मुमकिन नहीं। तो क्या अपने बर्थडे के दिन ट्रंप की यह हसरत फिर से अधूरी रह जाएगी कि वो डील करवा पाए, पीस मेकर बन पाए? आज नवभारत सुपर 6 की इन्हीं खास स्टोरी पर हम आपको सारे पहलू बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे नेतन्याहू के लिए वॉर ट्रंप कार्ड साबित होने वाला है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अभी सिर्फ डील की बात हो रही है, लेकिन सड़कों पर इस समझौते के खिलाफ ईरानी आवाम की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। आपको यह तस्वीर ईरान के मसहद शहर की हम दिखाने जा रहे हैं, जहां विदेश मंत्रालय के दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों ने अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया। मतलब ईरान के लोग कह रहे हैं शांति नहीं चाहिए। जानकारी के मुताबिक लोगों का गुस्सा इतना भड़क चुका था कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर समझौते में जरूरत से ज्यादा रियायतें देने का आरोप लगाया। विरोध करने वालों का कहना है कि मौजूदा समझौता ईरान के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसके दबाव बनाने की ताकत को कमजोर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर तेहरान में इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों के कई सारे वीडियोज हैं, और इस दौरान प्रदर्शनकारी अरागची और संसद अध्यक्ष गालिबाफ के इस्तीफे की मांग करते हुए भी नजर आए। बड़ा दिलचस्प है कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान डील्स पर मान नहीं रहा है। ईरान के लोग कह रहे हैं कि डील में काफी ज्यादा रियायतें अमेरिका को दे चुका है ईरान, और उसी के विरोध में प्रदर्शन ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर कर रही। ऐसा मान भी ले कि ईरान और अमेरिका शांति समझौता करने के बेहद करीब। हो सकता है कि आज यह समझौता हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यह समझौता इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक कड़वे घूंट के पीने जैसा है, या फिर इसके पीछे वो कुछ और ख्वाब तो नहीं सजा रहे। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसके बाद 8 अप्रैल को लड़ाई रुकी तो समझौते के लिए ईरान अमेरिका में बातचीत शुरू हुई। बातचीत में ना सिर्फ इजराइल किनारे दिखा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान समेत कुछ मुद्दों पर फटकार भी लगाई। ऐसे में अब नेतन्याहू की टेंशन बढ़ रही है, और टेंशन बढ़ने की वजह क्या है मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका ईरान डील को तभी स्वीकार करने के पक्ष में जब ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए, यानी कि सभी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट, सेंट्रीफ्यूज, हैवी वाटर प्लांट्स और दूसरी फैसिलिटीज को तबाह कर दिया जाए। तब इजराइल के कलेजे में ठंडक पड़ी। ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर निकाले जाने की बात भी इजराइल कहता रहा है। नेतन्याहू का तर्क है कि ईरान पहले भी IAEA से छिपकर एनरिचमेंट को बढ़ाता रहा है, इसीलिए बिना पूरी तरह से डिसमेंटल के कोई भी डील बुरी डील साबित होगी। यह बेंजामिन नेतन्याहू का पक्ष है। ईरान को न्यूक्लियर ब्रेकआउट कैपेबिलिटी बनाए रखने ना देने की कोशिश की जा रही है, जो कि इजराइल को मंजूर नहीं है कि यह कैपेबिलिटीज ईरान के पास हों। इसके अलावा इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानकर चलता है, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बैलिस्टिक मिसाइलों और क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने का मादा रखता है। ईरानी नेतृत्व बार बार इजराइल का नक्शा मिटा देने या डेथ टू इजराइल जैसे बयान देता रहा है। अब नेतन्याहू मानते हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेगा तो वो इजराइल पर हमला करने का जोखिम उठा सकता है।
भले इजराइल के पास खुद न्यूक्लियर पावर हो, क्योंकि ईरान का रेजिम आत्मघाती विचारधारा वाला माना जाता है, जो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की परवाह नहीं करता है। उसको सामने वाले के नुकसान से मतलब होता है। नेतन्याहू और इजराइल का मानना है कि ईरान और अमेरिका डील ईरान से क्षेत्रीय वर्चस्व को मजबूत करेगा, क्योंकि इससे ईरान के सैंक्शंस कम हो जाएंगे और अरबों डॉलर के फ्रोजन फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे, जो सीधे उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग के रूप में दिए जाएंगे। नेतन्याहू को डर है कि ईरान इन प्रॉक्सीज के जरिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाकर इजराइल को चारों तरफ से घेर लेगा और फिर बिना सीधे युद्ध में उतरे ये जो लोग खड़े किए जाएंगे ईरान की ओर से, वो इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। इसके अलावा नेतन्याहू के लिए सत्ता बरकरार रखने और घरेलू राजनीति में मजबूत दिखने के लिए ईरान पर सख्त रुख और हमले जारी रखना बहुत जरूरी है। इसी साल इजराइल में चुनाव होने हैं और पोल्स में नेतन्याहू का गठबंधन विपक्ष के पीछे दिख रहा है। नेतन्याहू ने गाजा, लेबनान और ईरान के खिलाफ एक्सटेंशियल थ्रेट को खत्म करने का वायदा किया था, लेकिन अगर कोई कमजोर अमेरिका ईरान डील होती है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से डिसमेंटल ना करे, तो विपक्ष और खुद के गठबंधन के हार्ड लाइनर्स नेतन्याहू को कमजोर साबित कर देंगे, जो कि नेतन्याहू होने नहीं देंगे और इस डील में वो जरूर अड़चन पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच ईरान और अमेरिका की डील को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि ईरान परमाणु मामले में यथास्थिति बनाए रखने पर ईरान सहमत है। वो कह रहा है मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, जितना एनरिच कर लिया यूरेनियम उतने तक मैं रहूंगा, यहां तक बात बनती है तो बात करिए। अंतिम समझौता होने तक यूरेनियम संवर्धन भी नहीं करेगा ईरान, ये कह रहा है ईरान परमाणु सुविधाओं का विस्तार भी नहीं करेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। ईरान अपनी लिमिटेशंस बता चुका है। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि आपको आपका एनरिच्ड यूरेनियम दूसरे देश शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, जितना एनरिच हो गया ये मेरे पास रहने दो, तब जाकर डील होगी। सवाल यह कि क्या इस पर इजराइल और अमेरिका मान जाएंगे। दिलचस्प ये कि एक तरफ डील की बातें हो रही हैं, इधर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह उनके गले की फांस बना हुआ है। इजराइल और लेबनान संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने विस्फोटक ड्रोन से इजरायली सेना के कई ठिकानों, सैन्य उपकरणों को टारगेट किया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने भी इस वीडियो की पुष्टि की, कहा है कि वीडियो में कथित तौर पर इजरायली सैनिकों की तैनाती वाली जगहों पर ड्रोन हमले किए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देखें कि हिजबुल्लाह ने कैसे हमला किया और उसका वीडियो भी जारी किया। यह हमला इजरायली सेना पर किया गया। और आगे आपको दिखाएंगे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ कैसे संग्राम जारी है। संग्राम की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुपर 6 की बड़ी स्टोरीज। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी ने नए भारत की तकनीकी और रणनीतिक ताकत को दुनिया के सामने रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, दुनिया को जिस ट्रस्टेड, ह्यूमन सेंट्रिक और इन्फ्लुएंसिव तकनीक की जरूरत है, भारत का एआई विजन इसी एआई फॉर ऑल के सिद्धांत पर काम करता है। नीस पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने पूरी गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया था। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से टीएमसी की नैया डगमगा रही है। विधायकों के बाद सांसद भी टूट की कगार पर। इसी को लेकर आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर एक बड़ी बैठक हुई। सायोनी घोष, शताब्दी रॉय, माला रॉय, प्रसून बनर्जी इसमें शामिल हुए। बताया जा रहा है कि टीएमसी के बागी सांसद जल्द ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिलने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में भी चुनावी ताल ठोक दी है। इसकी शुरुआत बहराइच के मटेरा इलाके से की, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। सपा के इस गढ़ में रैली और दरगाह पर चादरपोशी के जरिए ओवैसी न सिर्फ वोटर्स में सेंधमारी का संकेत दे रहे हैं, बल्कि अकेले ही 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर की दान राशि में हेरफेर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी जांच को लेकर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हो चुका है। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। पूरी जांच को अदालत की निगरानी में कराए जाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। पूछा कि क्या बाबरी मस्जिद के चंदे का हिसाब है उनके पास। पटना में जारी कोचिंग विवाद सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। इस मामले में आज पुलिस ने खान सर के कोचिंग पर नोटिस चस्पा किया, जिसमें खान सर के 3 स्टाफ को इंक्वायरी के लिए थाने में तलब किया गया। नेपाल में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद सर के भाई की मौत के बाद खान सर की कोचिंग की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और 9/12 सुपर 6 में बात आज की अगली बड़ी स्टोरी की।
बीते एक हफ्ते से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजेके में कत्लेआम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुनीर की फोर्स बेबस आवाम के बीच मौत बांट रही है। रावलकोट में सुरक्षा बलों की गोलीबारी, दर्जनों मौतें, सैकड़ों घायल और लंबा शटडाउन। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शन से पूरा पीओजेके इस वक्त थर्रा रहा है। इधर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले, बलूचिस्तान में बीएलए की गतिविधियां बढ़ना और गिलगिट बाल्टिस्तान में अलगाव और राजनीतिक गुस्सा, चारों मोर्चों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर घिरता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के कड़े एक्शन से प्रदर्शन तो रुक रहे हैं, लेकिन क्या मुनीर की यह हरकत आग को और भड़का रही है? क्या मुनीर की सत्ता का अंत बेहद करीब है या पाकिस्तान में एक बार फिर से सेना का शासन लौट कर आने वाला है? पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजेके की आवाम ने इस बार ठान लिया है कि मुनीर की सेना को वहां से खदेड़ कर ही दम लेगी। पीओजेके की आवाम सिर पर कफन बांधे हुए नजर आती है। मुनीर की सेना के सामने वो सीना तान कर खड़ी है, जबकि मुनीर की सेना कायरों की तरफ गोलीबारी निहत्थों पर कर रही है। मुल्ला मुनीर की कायर सेना निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही है। आपको इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में घायल लोगों को एम्बुलेंस में भरकर कैसे ले जाया जा रहा है। आसिम मुनीर की जालिम सेना भीड़ पर ओपन फायरिंग कर रही है और पीओजेके की आवाम को बिल्कुल करीब से गोली मारी जा रही है। हालात ये हैं कि अब तक इस टकराव में सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं। रात के अंधेरे में भी पीओजेके की जनता और पाकिस्तानी सेना के बीच टकराव होता रहता है। प्रदर्शन कर रही जनता पर पहले तो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और फिर उसके बाद AK-47 से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पीओजेके की आवाम मुनीर की सेना के सामने डटी हुई है और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये इलाका पाकिस्तान के हुक्मरानों से अलग हो जाए, पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि जनता वहां पर सीधे तौर पर कह रही है कि हम कोई ना कोई निर्णायक फैसला चाहते हैं और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई पीओजेके की जनता लड़ रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से लगातार हिंसा जारी है और आज इस हिंसा में उस वक्त तेजी देखने को मिली जब पाकिस्तानी सेना ने रावलकोट शहर के अंदर जमा लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 लोगों की मौत हुई और करीब 7 से 8 घायल हुए। पीओजेके में इस महीने की 8 तारीख से ये हिंसा जारी है। दरअसल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की सरकार ने पाबंदी लगाई और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इस बीच खाई गला रावलकोट शहर के नज़दीक पाकिस्तानी सेना ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर शाहजेब हबीब पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में उसकी जान चली गई और इस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा के नतीजे में अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और लगातार पाकिस्तानी सेना खास तौर पर रावलकोट, जो कि अब इस हिंसा का मुख्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर शहरियों के खिलाफ लगातार गोलियाँ बरसा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर रही है और साथ ही साथ उनके संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लगभग 200 से ज़्यादा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी दरअसल मांग कर रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर आरक्षित 12 सीटों को निलंबित किया जाए जो रिफ्यूजीज़ के लिए हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तानी सरकार इन 12 सीट्स के ज़रिए लगातार पीओजेके की असेंबली, सरकार और सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है।